सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से आईसीएसई बोर्ड के नया रास्ता उपन्यास को पढ़ने वाले हैं। सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित यह उपन्यास एक लड़की की कहानी पर आधारित है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी सर्वगुण संपन्न होती है। फिर भी न जाने क्यों उसका रिश्ता होते होते रुक जाता है। हर बार लड़के वाले उसे देखने आते हैं और न जाने किस वजह से उसे हर बार नकार कर, उसे मना कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की में हीन भावना बढ़ती जाती है और अंत में इस सब से परेशान होकर वो तय करती है कि अब उसे शादी करनी ही नहीं है। उसे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होना है और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहां सब लोग उसका सम्मान करें। उसे बहुत पैसे कमाना है, क्योंकि सारी दुनिया पैसों के ही आगे पीछे दौड़ती रहती है। इस सोच के तहत वो लड़की यानी कि मीनू मेरठ चली जाती है और वकालत की पढ़ाई पढ़ना शुरू करती है। उसके अलावा दूसरी तरफ वो लड़का है जो उसे देखने के लिए आता है और बहुत सारी उम्मीदें देकर वापस घर जाता है और परिवार वालों के दबाव में आकर शादी तोड़ भी देता है। उसकी शादी एक अमीर घराने में तय होती है, जो कि 5 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार होते हैं अपनी बेटी सरिता की शादी में। तो आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है कहानी में। हमने 6 अध्याय तक पढ़ लिया है और अब शुरू करते हैं अध्याय 7। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिताजी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। सरिता वही है जो एक अमीर घराने की लड़की है, जिससे कि शादी तय होती है अमित की, और अमित के घर से आज सरिता को देखने के लिए सब जाने वाले हैं, जिसके लिए सब लोग बहुत ज्यादा उत्सुक और उत्साहित नजर आ रहे हैं। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं, सिर्फ अमित ही ऐसा है जिसके चेहरे पर उदासी थी। इसका कारण ये था कि उसे मीनू पसंद आ गई थी और वो मीनू से शादी करना चाहता था, पर पैसों की लालच में आकर उसकी माँ चाहती है कि अमित सरिता से शादी करे। लेकिन अमित को ऐसा उम्मीद नहीं है कि सरिता एक अच्छी पत्नी बन सकेगी, जिसकी वजह से वो बार बार मना तो कर रहा है, लेकिन दृढ़ता से इस बात को मानने से मना कर भी नहीं पाता है। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर के लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। वह यह सोचकर ही दुखी हो जाता था कि उसके माता पिता उसे एक ऐसी लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते हैं जो कि बहुत पैसे देने वाले हैं और किसी दूसरी वजह से नहीं, यानी कि वो एक धनी परिवार के लड़की के हाथों बिक रहा था पैसे लेकर। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। लिवाने के लिए मतलब लेने के लिए, उन सबको धनीमल जी के घर ले जाने के लिए कार लेकर आया था। माया राम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। यह सब देखकर माया राम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। ये ठाठ बाट की कार से किसी जगह पहुंचना, फिर ड्राइवर के द्वारा गेट को खोला जाना, उनको ससम्मान अंदर ले जाना, ये सब उनके लिए एक सपना जैसा था और उनको महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़े अफसर हैं, जिसकी वजह से उनका इतना सम्मान किया जा रहा है। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। मानो स्वर्ग में आ गए हों कहने का मतलब जैसे स्वर्ग का वैभव है जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधाओं से भरा हुआ हो, बिल्कुल वैसा ही सुंदर दृश्य वहां पर नजर आ रहा था। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थीं। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सब का विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की।
जब वो लोग घर के बाहर यानी कि बागीचे की या कोठी की जो सज्जा को देख रहे थे, निहार रहे थे, उसी समय धनीमल जी ड्राइंग रूम से निकलते हैं और सबका विशेष स्वागत कर अंदर ले जाते हैं और उनके सामने, मेहमानों के सामने यानी अमित और उसके परिवार के सामने ढेरों तरह के फल, मिठाइयाँ आदि रख दिए गए। परंतु फिर भी सब लोग सरिता को देखने के लिए ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे। सबका ध्यान फल मिठाई की तरफ न होकर सरिता के इंतजार में लगा हुआ था। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया, उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैरों तले से धरती खिसक गई। बच्चों, ये एक मुहावरा है, पैरों तले से धरती खिसक जाना यानी एकदम से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि होश हवास खो जाए, यानी बहुत ज्यादा घबरा जाना। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की, नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। सरिता एक तो अमित को वैसे ही पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी शादी दहेज की वजह से करवाई जा रही थी। दूसरे, उसने देखा कि सरिता के चेहरे में उसकी आंखों के अलावा कुछ भी खास सुंदर नहीं था और रंग जिसकी वजह से मीनू को सब लोग मना करते थे, वो रंग तो मीनू से भी ज्यादा गहरा था, अर्थात सांवला था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। ये बात विशेषकर कही गई है क्योंकि अमित की माँ तो पहले से ही धन के लोभ में सरिता को अपनी बहू मान चुकी थी। अब जब सरिता को उन्होंने सामने से देखा तो उसके अंदर की कमियां उन्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आती और उन्हीं कमियों में उन्हें सुंदरता भी नजर आने लगता है और उसे हर तरह से सरिता स्वीकार्य होती है। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। तूफान उठ रहा था मतलब बेचैनी हो रही थी। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें? क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। हालांकि अमित को सरिता बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी जब वो माँ को सरिता की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित होते हुए देखती है तो वो सोचने लगता है कि क्या खासियत, कौन सा रूप नजर आ रहा है माँ को सरिता में? क्या मीनू से ज्यादा सुंदर लग रही है माँ को सरिता, जबकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है? मीनू उसके सामने बहुत सुंदर है, या फिर सिर्फ उसके पैसों के कारण सरिता की सुंदरता यानी सरिता की जो कमियां हैं वो सब ढक गई है सिर्फ पैसे की वजह से? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूम रहे थे। वो सोच रहा था। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज में रुचि है? अब दोनों के पिता यानी धनीमल जी, सरिता के पिता, और मायाराम जी, अमित के पिता ने आपस में बातें की, कुछ बातें की। शायद ये मैं आपको विशेष कर बता रही हूँ क्योंकि ये आपके प्रश्न में भी है, तो शायद उन्होंने ये बातें की होंगी कि दोनों को आपस में एक दूसरे को जानने के लिए कुछ समय देना चाहिए। अतः उन दोनों को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि वो बात करके एक दूसरे को थोड़ा सा जान सके। और ये बात करके या ऐसा कुछ सोचकर सबको लेकर वहां से वे दोनों चले गए। अमित व सरिता को एकांत में यानी एक अकेले में बात करने का अवसर दिया गया, मौका दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा कि आपकी किस चीज में रुचि है? रुचि मतलब इंटरेस्ट है। सरिता ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से अर्थात एकदम तुरंत से उसने जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर लेती होंगी? अमित ने पूछा। और सरिता ने जवाब दिया, मुझे घर के काम नहीं आते हैं। घर में 4 नौकर हैं, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे वैसे घर के काम में विशेष रुचि नहीं है। सरिता ने निसंकोच जवाब दिया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि मैं काम नहीं जानती क्योंकि घर में इतने सारे नौकर हैं कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और वैसे भी मुझे इसमें बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? अमित एक बार फिर से पूछता है और सरिता फिर से तपाक से कहती है
कि पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। आगे भी वो पिता पर ही निर्भर रहना चाहती थी, जिससे कि अमित को एक और धक्का लगता है। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीजन से बीए पास किया है। यानी कि उसकी एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो भी कोई विशेष नहीं है, सामान्य बीए, और वो भी 2nd डिवीजन से उसने पास किया है। अभी उसकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे, बहुत जोर डाल डालकर, ज्यादा आग्रह कर करके अलग अलग चीजें उन्हें खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका मन खुश नहीं था, वो थोड़ा सा उदास था, इसलिए वो खाना बिल्कुल नहीं चाहता था। परंतु उन सब के विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। उन लोगों ने बहुत देर तक बातें की, आपस में बहुत कुछ तय किया, और फिर अमित का परिवार घर की ओर प्रस्थान कर गया, वापस चला गया। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है, क्या बात है? शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। माँ को सरिता में कोई भी कमी नजर ही नहीं आ रही थी। उसकी सारी कमियों को उसके पैसों ने ढक दिया था। वो कहती है कि मुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा रंग गिरा हुआ है, यानी सांवले रंग की है, तो कोई बात नहीं, शादी के बाद उसमें भी निखार आ जाएगा, यानी साफ हो जाएगा। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। मुंह से 5 लाख रुपए बोले जाने का मतलब 5 लाख रुपयों के असर में आकर वो बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें? जहां तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। पिताजी कह रहे हैं कि सिर्फ रंग की बात हो अगर, तो कोई मायने नहीं रखता है रंग, क्योंकि इंसान या तो गोरा होगा या काला होगा, और शादी तो सबकी होती है, चाहे वो काला हो या गोरा हो। तो ये काली है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इसकी भी शादी कहीं ना कहीं तो होगी, फिर अमित से क्यों नहीं? पर पिताजी, यह तो कोई जरूरी नहीं है कि काली भाभी ही हमारे घर में आए। अमित की बहन मधु ने कहा। मधु पर अभी तक उन पैसों का रंग नहीं चढ़ा हुआ था, इसलिए वो कहती है कि ये कोई जरूरी तो नहीं है कि भाभी काली ही हो। तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में? पिताजी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया, उसे डांट कर चुप करा दिया। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर से बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अमित 2 टूक जवाब देता है कि मुझे सरिता बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपने जब ठान ही लिया है कि उससे मेरी शादी करवानी ही है, तो फिर मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? बेटे के यह शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। मायाराम जी पहले इस बात से राजी नहीं थे कि मीनू से विवाह तोड़ दिया जाए, फिर पत्नी के और 5 लाख रुपयों के असर में आकर वो उस बात के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि बेटा खुश नहीं है, तो वो महसूस करने लगते हैं कि कहीं बेटे के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, और पिता का प्रेम एक बार जाग जाता है और सोचने लगते हैं कि बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, इसके साथ खिलवाड़ करना सही नहीं होगा। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि कहीं वो अपने बेटे के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, तभी उनकी पत्नी ने दूसरी तरफ से कहना शुरू किया, हमारे समाज में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं?
कि बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। माँ ने एक और युक्ति निकाली और कहने लगी कि क्या पहले लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय तो लड़के लड़कियों को एक दूसरे को दिखाया भी नहीं जाता था, बस शादी कर दी जाती थी बड़ों की मर्जी से। और आज जब लड़के लड़कियों को दिखाया जाने लगा है तो इन लोगों को बहुत सारी कमियां नजर आने लगी हैं, बहुत सारे नखरे हो गए हैं। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों और लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। मौन रखने के बाद यानी चुप रहने के बाद 1 मिनट चुप रहकर वो दोबारा बोलने लगती है कि समय खराब हो गया है, आज की तरबियत में, आज के समय में, आज के परिवेश में अंतर आ गया है। लड़के लड़कियों की बात ही मत पूछो, उन लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, यानी कि वो लोग अपनी मर्जी का करने लगे हैं, उच्च श्रृंखल होते जा रहे हैं। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह कमरे में चला गया। छोटा सा मुंह लेकर अर्थात मुंह लटका कर। तो बताया जा रहा है कि अमित बहुत पढ़ा लिखा था, फिर भी वो बता नहीं पा रहा था, कह नहीं पा रहा था, अपनी माँ के पिता के बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। ये उसके संस्कार थे जिसकी वजह से वो जिद नहीं कर रहा था या दृढ़ता से मना नहीं कर रहा था उनको, और चुपचाप माँ के कहे हुए व्यंग भरी बातों को सुन रहा था कि आजकल के लड़के अपनी मर्जी चलाने लगे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है वगैरह। अब अध्याय 8 में देखते हैं कि मीनू क्या कर रही है। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पी जाए व समोसे खाए जाए। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू जहां हॉस्टल में थी वहां उसकी दोस्ती अब वहां की लड़कियों से हो गई थी, और एक दिन उन लोगों ने बारिश के मौसम में सोचा बाहर जाकर चाय और समोसे खाए जाए। लेकिन तभी अब पत्र आ जाता है, डाक आ जाता है, और वो सब डाकिये की तरफ दौड़ती है अपने पत्र को पाने की चाहत में, क्योंकि जब परिवार से दूर रहते हैं तो यही कुछ साधन होते हैं जो उनकी नजदीकी का एहसास कराते हैं। आज तो पत्र भी नहीं है, आजकल फोन ज्यादा आसान हो गया है। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था। मीनू जानती थी आज कोई पत्र नहीं लिखेगा, क्योंकि उसका पत्र आ चुका था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी, और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रही थी। यानी पत्र ना आने वाली मायूस हो गए, जिनके पत्र नहीं आए थे वो पत्र के इंतजार में और मायूस हो गए थे, और जिनके पत्र आ गए थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। मीनू जिसके साथ कमरे में रहती थी वो माया, उसका कोई पत्र अभी तक नहीं आया था पिछले 1 महीने से, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी अपने परिवार वालों को। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, वो पत्र नहीं डाल रहे हैं, 1 महीने से नहीं लिख रहे हैं, तो आखिर वजह क्या होगी। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती है। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। मीनू जानती थी कि परिवार के पास से जब पत्र नहीं आता है तो लोग को कितना तकलीफ होता है, क्योंकि वो परिवार से दूर है और यही एकमात्र सहारा है। इसलिए वो अपनी सहेली को खुश करने के लिए चुटकुले सुनाने लगती हैं, जिससे उसकी सहेली खुश हो जाती है। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई, और जब वो बाहर जाने की सोच रही थी चिट्ठियां पढ़ने के बाद, तब तक बारिश तेज हो गई।
वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक ना समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल के बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गईं। अब इंतजार था चाय व समोसे का। सभी की निगाहें गेट की ओर ही थी कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। सब इंतजार कर रही थी कि अब कैंटीन का जो नौकर था वो आकर उन्हें चाय समोसे लाकर देगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा वही जिसका पहले दृश्य में जिसका जिक्र लेखिका ने किया था। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। अब इतनी प्यारी सहेली मीनू से मिलने के लिए आई थी, जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ी, यानी बहुत ज्यादा खुश हो गई। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वो नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों बाद वो अपनी प्यारी सखी से मिली थी। वो आज बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अपनी प्यारी सखी को देख रही थी, उससे मिल रही थी। इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मजा आ गया। और नीलिमा उनके चाय समोसे को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये बारिश के मौसम में ये दावत सच में बहुत कमाल की बात है। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल की और सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। प्रफुल्लित मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना। तो वो ये सोचकर और ये देखकर कि मीनू यहाँ बहुत ज्यादा खुश है और हॉस्टल में सबके साथ अपनापन का एक रिश्ता बना चुकी है, ये सब देखकर नीलिमा खुश हो जाती है। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दे दिया। यह कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो ना, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। और मीनू नीलिमा की शादी का कार्ड देखकर उसे शिकायत करती है कि तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। तो नीलिमा कहती है, हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुझे शादी में जरूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। शादी में आने का आग्रह करने के साथ ही नीलिमा अपनी सहेली मीनू को प्यार भरा धमकी भी देती है कि अगर तुम शादी में नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली। तू ही मेरी एकमात्र सहेली है जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आऊं। और मीनू उसे आश्वासन देते हुए कहती है कि तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो, सबसे निकट हो, तो मैं तुम्हारी शादी में ना आऊं ये संभव ही नहीं है। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना है, कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने फिर से आग्रह किया कि तुम थोड़ा पहले आ जाना शादी में, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए जिसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। और मीनू ने एक बार फिर से उसे आश्वासन दिया कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे यह तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? अब मीनू अपने सारे प्रश्न नीलिमा के सामने रख देती है। इतनी सारी बातें एक साथ ही पूछोगी क्या? नीलिमा ने कहा। और फिर बताना शुरू करती है। लड़का मेरठ का ही है, उनकी अपनी फैक्ट्री है, काफी पैसे वाले आदमी हैं। उनका नाम सुरेंद्र है, देखने में बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है? तो नीलिमा को जितना भी पता होता है अपने पति के बारे में वो सब कुछ बता देती है और उसे बताती है कि इसी शहर में, जिस शहर में मीनू रह रही है, उसी शहर में नीलिमा की भी शादी हो रही है। घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। वहां पे यानी कि नीलिमा के घर परिवार के बारे में मीनू पूछती है। तो फिर नीलिमा बताती है, हाँ, घर पर सब ठीक है। मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल वे दिल्ली में ही हैं। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उससे वादा करा कर गई थी कि उसे शादी में जरूर आना है। अब वापस जाना था, शाम होने लगी थी, जिसकी वजह से नीलिमा घर जाने के लिए उठ खड़ी होती है
और जाते समय भी एक बार वादा लेती है कि शादी में मीनू जरूर आएगी। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से एक बार खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई और अपने सहेली की शादी की कार्ड को देखकर उसे एक बार फिर से कुछ याद आता है और फिर से अपनी अतीत की यादों में डूब जाती है। वह अपने को अभागिन महसूस कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भाग्य खराब है, उसका दुर्भाग्य है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई और अपनी पुरानी यादों में डूबकर वो दुखी हो रही थी, अपने को कोस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सबने उसे देखकर नापसंद कर दिया, उसका भाग्य खराब है। ये सोचकर जब वो उदास हो रही थी, फिर खुद को उसने हौसला दिया और खुद को संभाला और फिर अपना मन बहलाने के लिए, दूसरी तरफ लगाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ घूमने को बाहर चली गई। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे, उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।